अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का ट्रांसअमाइनेशन। एंड इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांसअमाइनेशन बट ओनली द क्लिनिकल्स दैट आर रिलेटेड टू ट्रांसअमाइनेशन. So before we further go into this I want to tell you guys that this tutorial is intended for students of MBBS first year. तो चलें, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि वेन एवर यू आर टेकिंग इन ऑल द प्रोटीन्स इन योर डाइट, तो वो सारे प्रोटीन्स जो हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, वो एब्जॉर्ब होते हैं आपकी बॉडी में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में. एंड इफ़ देयर आर सम एक्सेस प्रोटीन्स इन योर डाइट, तो वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है. इफ़ देयर आर एन एक्सेस प्रोटीन्स इन योर डाइट, तो उन प्रोटीन्स का जो अमाइनो एसिड्स होते हैं एक्सेस में, उनकी डिग्रेडेशन होती है. ठीक है, तो डिग्रेडेशन किस तरीके से होती है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास यहाँ पर जो है वो एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है. उसमें जो अमाइन ग्रुप होता है उसका रिमूवल होता है. तो उसके रिमूवल के लिए यू नीड द एंजाइम विच इज़ नोन एज ट्रांसअमाइनेज. ठीक है, ट्रांसअमाइनेज जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन में काम करता है. और उसकी डिग्रेडेशन का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको रिमूव करवाना होता है किसी भी अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप. सो इफ़ दिस इज़ द अमाइनो ग्रुप एंड दिस हैज़ टू बी ट्रांसअमाइनेटेड, यानी कि इसको ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसके लिए एंजाइम यूज़ होता है ट्रांसअमाइनेजेस. एंड दीज ट्रांसअमाइनेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड अमाइनो ट्रांसफरेजेस. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं और हर अमाइनो एसिड के लिए एक अलग ट्रांसअमाइनेज प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपके पास है एलेनिन ट्रांसअमाइनेज और आपके पास है एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज. तो अगर एलेनिन ट्रांसअमाइनेज है तो वो एलेनिन जो अमाइनो एसिड है उसके अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाएगा. और अगर एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज या एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज भी कहते हैं वो है, तो वो एस्पार्टेट अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप को रिमूव करवाएगा. ओके, ये एंजाइम्स जो होते हैं, यानी कि ये जो डिग्रेडेशन होती है अमाइनो एसिड्स की, इसमें जो अमाइन ग्रुप का रिमूवल होता है, याद के लिए अमाइन ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, किसी दूसरे कंपाउंड को ये अमाइन ग्रुप ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है बाय द ट्रांसअमाइनेज एंजाइम. तो वो जो होते हैं डिग्रेडेशन वो हर सेल में अगर कर सकती है, लेकिन मेनली जो है HBL के सेल्स में अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन होती है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लिवर एंड किडनी. तो जहाँ डिग्रेडेशन करवानी होगी वहाँ ये एंजाइम प्रेजेंट होगा और ये एंजाइम हर ऑलमोस्ट बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्योंकि हर सेल को ही ज़रूरत होती है अमाइन ग्रुप रिमूव करवाने की. तो यू हैव टू रिमेंबर कि मेनली ये जो ट्रांसअमाइनेजेस एंजाइम्स होते हैं ये HBL के सेल्स में होते हैं, हार्ट, ब्रेन, लिवर एंड किडनी. अब जब ये अमाइन ग्रुप इसमें से रिमूव हो जाता है तो ये कार्बन स्केलेटन जो बच जाता है ये यूज़ होता है फॉर अदर पर्पसेस टू मेक अदर कंपाउंड्स. लेकिन इस ट्यूटोरियल में हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम इस कार्बन स्केलेटन को देखें. वी ओनली नीड टू डिस्कस द क्लिनिकल्स दैट आर रिलेटेड टू द एंजाइम्स दैट आर ट्रांसअमाइनेजेस. और ये एंजाइम्स कौन से होते हैं जो अमाइन ग्रुप को रिमूव करवाते हैं या उनको ट्रांसफ़र करवाते हैं. सो दे आर एक्टिंग इन द डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. अब बात आती है सबसे पहले एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज. अभी हम लोग एस्पार्टेट और एलेनिन ट्रांसअमाइनेज की बात करेंगे. तो एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, इसको आप कहते हैं एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसकी नॉर्मल सीरम एक्टिविटी होती है 4 to 14 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर. ये फिगर जो है ये मैंने चाटर्जी बुक से उठाया है, तो आप लोग जो हैं उसमें से गो थ्रू कर सकते हैं इस टॉपिक को. अनदर थिंग इज़ कि इस एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपके हार्ट सेल्स में बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, आपके लिवर सेल्स में भी बहुत ज़्यादा होती है. और दूसरी बात ये कि वैसे तो ये हर टिश्यू में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली ये हार्ट और लिवर सेल्स में होता है. सो अगर कोई सा भी डिज़ीज़ होता है हार्ट या लिवर का जिसमें या मसल्स का जिसमें
आपके सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तो बिकॉज ये एंजाइम उन सेल्स के अंदर होता है, इसलिए अगर सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो ये एंजाइम्स उन सेल्स से निकल कर आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। तो अगर आप कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इस एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज या एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज की एक हाई कॉन्सेंट्रेशन आपको ब्लड में मिलती है। तो ये एज अ मार्कर के तौर पर काम करता है। क्या मतलब कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशंस इंक्रीज हुई भी होंगी तो आपको इससे कोई बीमारी डायग्नोस करने में हेल्प मिल सकती है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। नाउ व्हाट इज़ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यू नो कि आपकी कॉर्नरी आर्टरीज जो हार्ट की होती हैं, अगर उनमें कोई भी किस्म का थ्रोम्बस या एम्बोलाई अगर फंस जाए, ड्यू टू विच सर्टेन पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ नॉट रिसीविंग ब्लड, तो दैट पार्ट ऑफ द हार्ट विल गो इनटू एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, इस्कीमिक डेथ हो जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कि आपकी कोई भी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है और उसकी ब्लॉकेज की वजह कुछ भी हो सकती है, वो थ्रोम्बस हो सकती है, वो कोई फैटी डिपॉजिट, फैटी लीजन हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है और वो एक्यूट होता है, यानी कि उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो सडन और ऑनसेट होते हैं, तब आपके ब्लड में क्या होता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत मैक्सिमम हो जाती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैक्सिमम हो जाती है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इफ़ द ब्लड हैज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, दैन it can lead to a diagnosis of acute myocardial infarction। ठीक है, और ऑब्वियसली दूसरे सिम्टम्स भी अगर acute myocardial infarction के हो रहे हों और सारे टेस्ट्स को मिलाकर, इवन AST को मिलाकर, तब आप कह सकते हैं कि acute myocardial infarction है। नाउ दूसरे एक्स्ट्रा कार्डियक फैक्टर्स भी होते हैं जिनमें इस एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। वो होते हैं लिवर डिजीज़, वो होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ यानी मसल के डिजीज़, ठीक है, जिनमें मसल सेल्स या फिर लिवर सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हों, ठीक है, तो उनके सेल्स के अंदर से एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज या कोई दूसरा एंजाइम जो है अगर वो आ रहा होता है, वो ब्लड में एंटर हो जाता है, और ब्लड में जब एंटर होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है। तो इट कैन एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज कैन बी अ मार्कर फॉर द इंडिकेशन ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि सीरम एक्टिविटी जो है वो राइज होती है विद इन द फर्स्ट 12 आवर्स। तो 12 आवर्स का मतलब है कि आपको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, उसके 12 आवर्स के बाद जो है, बिकॉज उस पार्ट की, किसी भी पार्ट की ऑफ हार्ट की इस्कीमिक डेथ हो गई, उसको ब्लड नहीं मिला ऑक्सीजनेटेड, तो उसकी डेथ हो गई। एंड नेचुरली व्हेन द सर्टेन पार्ट ऑफ द हार्ट डाइज, तो उसके सेल्स क्या होंगे, उसके सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करेंगे, बिकॉज दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। सही है, वो अगर डेड हो गए तो दे विल बी डिस्ट्रॉयड, और उसके सेल्स रिलीज़ करेंगे एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। सो एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज की फिर एक्टिविटी जो है वो सीरम में बढ़ जाएगी, ठीक है, और 24 आवर्स में उसकी एक पीक लेवल आ जाएगी, और 3 to 5 डेज़ के अंदर अंदर वो वापस से अपनी नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। सो अगर किसी को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो 24 आवर्स में, यानी कि ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द इन्फार्क्शन, अगर आप टेस्ट करेंगे तो उस टाइम ब्लड में एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज की एक्टिविटी आपको हाई मिलेगी, हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल रेंज कितनी थी? 4 to 17 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। अब हाई देखें आप कि अच्छा, एक और बात ये कि आपके पास जितनी ज़्यादा हाई होगी
उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि इन्फार्क्शन का साइज़ बिग है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा बिगर पार्ट ऑफ द हार्ट हैज़ डाइड. इफ़ द सीरम एक्टिविटी of aspartate transaminase is 350 international units per liter, then it's usually fatal because if you assume कि आपके पास नॉर्मल 4 to 17 जाती है तो 350 is too much. तो this is due to a massive infarction and it's usually fatal and that usually occurs. एंड अगर 150 से ज़्यादा है, 150 तक या 150 से ज़्यादा, then that is also really high, ठीक है. एंड इफ़ it's less than or if it's 50 or less than that or greater than that, तो जो है इसमें इतना ज़्यादा कोई बड़ा पार्ट ऑफ हार्ट नहीं डाई किया, बिकॉज़ वो जो पार्ट है हार्ट का वो बहुत छोटा है अकॉर्डिंग टू आर लेवल्स ऑफ एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है. And another thing is कि elevation has been noted in absence of any ECG change, यानी कि आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन आपके एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज की एक्टिविटी में चेंज आ रहा है. सो आई थिंक इट्स अ बेटर मार्कर फॉर द diagnosis of acute myocardial infarction as compared to ECG. So highest incidence of abnormal levels occurs on the second day of infarction, as I told you that उसकी peak level जो है it rises, it reaches a maximum in 24 hours, which means that second day of infarction में उसकी एक maximum activity आती है aspartate transaminase की. And this rise will depend on the size of the infarction, as we studied earlier that अगर 350 से ज़्यादा होगा तो it's usually fatal, 150 से ज़्यादा तब भी बहुत बड़ा इन्फार्क्शन है, एंड 50 तो दैट इज़ नॉट अ बिग इन्फार्क्शन. एंड एक्स्ट्रा कार्डियक फैक्टर्स कैन ऑल्सो कॉज अ राइज इन द लेवल ऑफ एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज. बट आप अगर किसी दूसरे डिजीज़ में, फॉर इंस्टेंस लिवर के डिजीज़ में भी AST की लेवल्स बढ़ती हैं, बट इफ़ एंड ओनली इफ़ अदर टेस्ट्स और सिम्टम्स जो हैं वो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के हैं, देन ओनली यू कैन डायग्नोज दैट प्रॉब्लम. अदरवाइज सिर्फ अगर आप AST की लेवल को देख कर कह दें कि इट हैज़ राइजन एंड द पेशेंट हैज़ सफर्ड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैन दैट इज़ अ बैड डायग्नोसिस, बिकॉज आपने दूसरे फैक्टर्स इनटू कंसिड्रेशन नहीं लिए. तो सारे फैक्टर्स इनटू कंसिड्रेशन लेने पड़ते हैं, ठीक है. एलिवेशन इज़ सीन इन अदर डिजीज़ एज वेल, जैसे कि कोई मसल का डिज़ीज़ हो गया जिसमें मसल सेल्स जो हैं वो दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, और अगर वो डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑब्वियसली उनके सेल्स में से AST और ALT निकलेंगे. एंड हेपेटिक डिजीज़ यानी कि लिवर की कोई डिज़ीज़ अगर लिवर में के सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं तब भी वो रिलीज़ करेंगे. But these can be differentiated clinically, and simultaneous determination of alanine transaminase यानी ALT, आप ये SGPT को ALT भी कहते हैं. So there is no rise of ALT in myocardial infarction, यानी कि myocardial infarction होगा तो उसमें सिर्फ AST की लेवल बढ़ेगी, राइट, ALT की नहीं बढ़ेगी. अब ALT पढ़ते हैं कि ALT आपके पास ये दूसरा एंजाइम है विच इज़ ऑफ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस in the degradation of amino acids for the removal of, or you can say for the transfer of the amine group of amino acid. तो ये जो होता है ये मेनली लिवर में प्रेजेंट होता है. ऑब्वियसली हर बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होगा, लेकिन लिवर में ज़्यादा होता है. एंड इसकी नॉर्मल एक्टिविटी 3 to 15 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होती है. इफ़ यू रिमेंबर AST की लेवल 4 to 17 थी, इसकी थोड़ी सी कम है, 3 to 15 है. तो अगर कोई नॉर्मल पेशेंट आपके पास आता है उसकी सीरम एक्टिविटी जो है नॉर्मली वो 3 to 15 होगी, जबकि ALT की और AST की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, दैट इज़ 4 to 17 इंटरनेशनल यूनिट्स. एंड इट्स मोस्ट हेल्पफुल इन लिवर डिजीज़. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर कोई लिवर का डिजीज़ होता है तो लिवर के पास ALT और AST दोनों होते हैं, and obviously if the cells will be destroyed तो ALT and AST will be released, both of these enzymes will be released and you will find a high concentration of them in the serum. लेकिन ALT का इंक्रीज़ हमेशा AST से ज़्यादा होता है. क्या बात बोली मैंने?
कि एलेनिन ट्रांसअमाइनेज का डिग्री इंक्रीज जो आता है वो AST से ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, AST ज़्यादा होता है ALT से, लेकिन लिवर डिजीज़ में ALT AST से ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी जो है वो सीरम में बढ़ी हुई होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखें तो इसमें सिर्फ AST का इंक्रीज़ आता है, जबकि लिवर डिजीज़ में AST और ALT दोनों का डिग्री इंक्रीज़ आता है एंड ALT राइजेज मोर एज़ कम्पेयर टू AST. I hope I have made myself clear. And it is a cytoplasmic enzyme of liver, so any infection that destroys the liver cells will also cause an ALT to be released into the blood and the plasma levels of ALT will be elevated. अब ऐसा कौन सा डिज़ीज़ होता है जिसमें आपके लिवर सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, दैट इज़ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस. एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज़ कॉज्ड बाय वन ऑफ द 5 वायरल हेपेटाइटिस वायरसेस. These viruses will cause inflammation of the liver. So if a blood test is done to check the levels of AST and ALT, हम ये blood test क्यों कर रहे होंगे, बिकॉज सिम्टम्स देख कर ऐसा लग रहा होगा कि द पेशेंट हैज़ सम काइंड ऑफ अ हेपेटाइटिस वायरस, तो उसकी वजह से उस सिम्टम्स की बेसिस पर हम एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे टू चेक फॉर ALT एंड AST लेवल्स, ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि अगर लिवर का कोई डिज़ीज़ होता है जिसमें लिवर सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, तो उनमें ALT AST दोनों रिलीज़ होते हैं, बट द इंक्रीज़ इन ALT इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज़ इन AST. तो एलिवेटेड ब्लड लेवल्स आती हैं AST और ALT की, ठीक है. लेकिन आपको एक और बात याद रखनी है कि AST और ALT की एलिवेटेड लेवल्स का मतलब सिर्फ यही है कि लिवर की इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पेशेंट को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है. ये सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि लिवर का कोई प्रॉब्लम है, यानी लिवर इन्फ्लेमेशन हो रही है. And elevations can be used by agents that are other than hepatitis viruses such as medications, alcohol, bacteria, fungi, etc. तो अल्कोहल हो गया, बैक्टीरिया हो गए, कोई मेडिकेशंस या कोई ड्रग्स हो गए, कोई फंगस हो गया. These things can also cause inflammation of the liver and these things can also lead to an increase in the level of AST and ALT, ठीक है. तो फ़ौरन से एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस नहीं होता है. Further tests are to be done in order to prove that a hepatitis virus is responsible for the elevations, and blood tests for the hepatitis virus antibodies have to be made and for their genetic material as well. यानी कि है, अगर आपको लग रहा है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द ब्लड रिपोर्ट ऑफ ALT एंड AST लेवल्स के एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है पेशेंट को, तो फिर फर्दर टेस्ट करवाने पड़ेंगे, यानी कि हेपेटाइटिस वायरस की एंटीबॉडी का टेस्ट और उनके उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल का टेस्ट कि ये आपकी बॉडी में है या नहीं है. और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, ओनली देन अ डायग्नोसिस हैज़ टू बी मेड फॉर द acute viral hepatitis, taking into consideration the other symptoms that are happening in this acute viral hepatitis. I hope I have made myself clear. अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. Don't forget to like, subscribe and share my video. Thank you.